स्वागत है आप लोगों का। आज हिंदी का जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है उपसर्ग। हिंदी व्याकरण के वीडियोस आप तक पहुँच रहे हैं, लगातार वीडियोस दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप उसका लाभ ले रहे हैं। और देखिए, मैं वैसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ता है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो आलस मत करिए, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आप यथोचित कमेंट भी कर दीजिए, तो यह होता है कि हाँ, देखने वाले को अच्छा लग रहा है, तो आदमी काम और बढ़िया करना चाहता है और उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए या समय दीजिए वीडियोस को, ये आपकी मर्जी पर है। लेकिन अगर पसंद आए तो आलस मत करिए, कंजूसी मत करिए। और अब हम टॉपिक लेकर के चलते हैं, एक नया उपसर्ग। और एक बात और सूचित कर दूं कि अब आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट को जिस नाम से मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल विद्या वॉरियर्स, उसी नाम से एक चैनल बना दिया गया है टेलीग्राम पर। और उसमें पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी जाती है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और भी अध्ययन सामग्री उसमें उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग का क्या मतलब है? आपको देखिए, कल के वीडियो में समझाया था हमने कि उपसर्ग से शब्द रचना होती है। उपसर्ग से शब्द की रचना की जाती है। जब रचना के आधार पर आप पढ़ रहे थे शब्द का वर्गीकरण, तो अब एक टॉपिक उपसर्ग उसमें से लेकर के चल रहा हूं। तो उपसर्ग का मतलब होता है, उप का अर्थ पहले हम समझ लें तो उप एक उपसर्ग ही है। उप का मतलब ही होता है समीप या पास। जैसे बन जाता है उप प्रधानाचार्य, ठीक, उप प्राचार्य, तो उसका अर्थ यही होता है कि वह प्राचार्य के समीप पद वाला है। तो उसी तरह से अब देखिए, उप का अर्थ समीप या पास होता है, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय हैं जो शब्द के पास आए, उप का अर्थ समीप, पास आकर के सर्ग यानी सृष्टि करना, यानी एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। मानो किसी शब्द में जुड़ेंगे और उपसर्ग पहले आते हैं, किसी शब्द के पहले आएंगे। उपसर्गों का अपना कोई अर्थ अलग से नहीं होता है, अलग से वे सार्थक नहीं है, लेकिन जब वे शब्द के साथ मिलते हैं तो उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, आप ध्यान देना, उपसर्ग और प्रत्यय में आप भ्रमित न हो। उपसर्ग शब्द से पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद। तो यहां हम उपसर्ग लेकर के पढ़ रहे हैं, तो शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। माने उस शब्द का एक विशेष अर्थ प्रकट होने लगता है, अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे अब यहां देखिए, समझाया हूं कि उपसर्गों के योग से अगर यानी उपसर्ग शब्दों में लग जाए तो तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। शब्दों की तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी अगर उपसर्ग लग जाए। कौन कौन सी स्थिति? शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, माने उपसर्ग के लगने से शब्द का अर्थ एक नई विशेषता ले लेता है। जैसे एक उदाहरण है प्रहार। हार का मतलब आप जानते हैं, प्र शब्द जुड़ गया, बन गया प्रहार, एक नई विशेषता आ गई इस हार शब्द में। और प्रहार का अर्थ आप जानते हैं मारना, यानी उपसर्ग के लगने से शब्द में एक नई विशेषता आ गई, ठीक, माने वो अलग अर्थ ही हो गया इसका। दूसरा,
शब्द का अर्थ प्रतिकूल हो जाता है, यानी विलोम शब्द जिसको आप कहते हैं, तो विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग लगाए जाते हैं, जैसे देश विदेश। ठीक, तो शब्द का अर्थ प्रतिकूल हो जाता है, जैसे गत है, गत मतलब गया हुआ, और आ लगा दें तो आगत यानी आया हुआ। देखिए आगत आया हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ अर्थ प्रतिकूल हो गया, विलोम हो गया। तो दो प्रभाव ये हो गए। तीसरा प्रभाव, यानी पहला प्रभाव तो यह हुआ कि कोई विशेष, उसका विशेष अर्थ हो जाता है, उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है। और दूसरा यह कि प्रतिकूलता आ जाती है, यानी विलोम बन जाता है। तीसरा यह कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं आता है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं आता है। जैसे श्रम में अगर पर जोड़ दें तो परिश्रम, न तो यह प्रतिकूल हुआ, न पहले उदाहरण की भांति कोई विशेष अन्य अर्थ ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें तेजी आ गई है, श्रम में परिश्रम लगाने से तेजी आ जाती है। यह होता है उपसर्गों का प्रभाव। आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो संस्कृत उपसर्ग 22, हिंदी उपसर्ग 10, यानी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10, उर्दू में उपसर्गों की संख्या, तो जो देखिए उर्दू भाषा जब आई, अरबी फारसी इन्हीं से वह उत्पन्न हुई, तो उर्दू में जो उपसर्ग लिए गए हैं वो अरबी और फारसी के ही उपसर्ग हैं। ठीक, इनकी संख्या 19 है। अब क्या है कि चूंकि हिंदी में धड़ल्ले से विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है, और इसके जो अपने शब्द हैं वो तो हैं ही, तद्भव या देशज और ये सब शब्द, तो इस तरह से सारे उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी समझ करके ही पढ़ेंगे। ठीक, माने हिंदी विषय समझ करके, ठीक, सब पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हम लेकर के हम चल रहे हैं। यहाँ उपसर्ग आप देखते जाइए, उन उपसर्गों को लगाने पर, माने जब वे उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं तो अर्थ पर भी क्या प्रभाव डालते हैं, यह भी यहाँ स्पष्ट कर दिया हूं। कुछ उदाहरण दिया हूं, सारे उदाहरण देना, बहुत सारे उदाहरण देना यह संभव नहीं हो पाएगा। आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसमें मैं अधिक से अधिक शामिल करने की कोशिश करूंगा। जैसे अति उपसर्ग, अब अति उपसर्ग जहां लग जाए तो उसका भाव बनता है उस शब्द में अधिक, ऊपर या उस पार का, ये भाव है, ये अति का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा, ऐसी विशेषता उसमें शब्द में आ जाती है। जैसे अत्यंत, अब अंत के पहले अति लग गया, अति धन अंत, अब अति धन अंत मिलकर के क्या बन गया, अत्यंत। और आप जानते हैं कि अत्यंत का अर्थ होता है बहुत अधिक। अतिशय, वही अर्थ होता है अतिक्रमण। अब यहाँ कौन सा भाव आ रहा है, उस पार का, अतिक्रमण यानी किसी चीज के उस पार निकल जाना, इसी को कहते हैं अतिक्रमण। अतिव्याप्त माने पूरा ऊपर, अब यहाँ भाव आ रहा है व्याप्त कर लेना। तो इस तरह से इनके भाव बदल जाते हैं। ये जैसा कि हमने बताया कि विशेषता, नई विशेषता आ जाती है उपसर्गों को लगाने से, तो आप उसी आधार पर इनको समझिए। जैसे अधि अगर लगा है तो श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य, यह सब भाव प्रदर्शित होगा। जैसे अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, ठीक, अधिवक्ता, अब वक्ता में अधि उपसर्ग लग गया, यहाँ अक्ष में अधि उपसर्ग लग गया। अधिकार, कार में अधि उपसर्ग लग गया। और किस तरह से अर्थ बदल गया, इनका अर्थ आप समझ करके समझ सकते हैं। अनु, अनु वहां लगता है जहां क्रम की बात हो या समानता की या पश्चात की, माने बाद में कोई चीज होता है तो अनुपसर्ग लगा दिया जाता है। ठीक, और क्रम के लिए या समानता के लिए भी लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए अनुशासन, ठीक, अनुज, अब अनुज में कौन सा भाव आ रहा है, अनुज, ज मतलब उत्पन्न होना, अनु माने पीछे, जो बाद में पैदा हो उसी को अनुज करते हैं, यानी छोटा भाई। ऐसे अनुसार, ठीक, इसी तरह से बनेंगे शब्द। अब
इन सबका अर्थ आप समझते ही होंगे। अब अब शब्द वहां लगता है जहां हीनता आ जाए या अभाव आ जाए, ठीक, मतलब उसमें छोटापन आ जाए, जैसे अपमान, 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 यहाँ विरुद्ध का भाव आ गया। हरण, अपहरण, हरण तो होता है किसी चीज का, क्या दिक्कत है, लेकिन अप शब्द लग गया, अपहरण यानी इसमें बड़ी तुच्छता ला दी, तो हरण जो है वो सही में अपहरण, जैसे हम कहते हैं संस्कृति अपसंस्कृति, ठीक। इसी तरह से व्यय, अपव्यय, अब व्यय में अप लग गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें हीनता का भाव ला दिया, जो व्यय हो रहा है वह अच्छा नहीं है, इसलिए वह अपव्यय है। इस तरह के शब्द बनते हैं, आपकी इच्छा हो तो इसके साथ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी जहां लग जाए उसका अर्थ होता है और या समीप, ठीक, जैसे अभिप्राय, अभिमान, मान में जुड़ गया अभिमान, अभ्यास, आस में, अभ्यास का मतलब अभिधन आस, तो इस तरह इसका अर्थ निकलता है। अब अ लगने पर क्या होता है, अ जहां लग जाता है तो हीनता या नीचता आ जाती है उसमें, ठीक है, दूरी आ जाती है, जैसे अवनत, ठीक, अवनत माने भी झुका हुआ, अवनत माने भी वही होता है, मतलब नीचे की ओर उसका वो भाव बता रहा है। अवज्ञा, अवशेष, ठीक, इसी प्रकार आ जाने पर तक का भाव या कम समेत विपरीत भाव आ जाते हैं, जैसे आगमन, यहाँ विपरीत भाव आ गया है, गमन में आ जुड़ा है, आ धन गमन यानी आगमन, तो गमन जाना, आगमन आना, विपरीत अर्थ हो गया। इसी तरह से आधन काश, आधन जीवन, यहाँ आजीवन में आप देखिए, आजीवन मतलब हो गया जीवन तक यानी जीवन पर्यंत, यहाँ तक अर्थ निकल गया। इसी तरह से आमरण, मरण तक, यहाँ तक अर्थ निकल गया। उत और उद, उत और उद ये आप एक ही समझेंगे, अगर परीक्षा में आपका उत दे दिया है उपसर्ग तो आप उत ही बताएंगे, उत न दिया हो, उद दिया हो तो आप उद बताएंगे, ठीक। अब यह दरअसल संधि का खेल है, जब आप व्यंजन संधि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह त कब द बन जाता है, सामने कौन सा वर्ण आने पर, उसी अनुसार यह बना हुआ है, जैसे उत्कर्ष, अब कर्ष उत, अब अच्छा यह उत और उद लगने पर ऊपर या उच्चता का भाव आ जाता है, उत्कर्ष का भाव आ जाता है, तो उत्कर्ष शब्द ही ले लिए हैं पहले। अब कर्ष माने खींचना, उत ऊपर का भाव आ गया तो उत्कर्ष माने ऊपर उठना, ऊपर जाना यानी उत्थान, ठीक। ऐसे उन्नति, अब उन्नति में देखिए भ्रमित मत होना कि उन उपसर्ग मत बता देने हैं भाई, यह उत्धन्नति है, उत्धन्नति, उत्धन्नति, यह त जो है न के कारण अपना अंतिम अनुनासिक बन गया है न, ठीक, अपना अनुनासिक न बन गया तो उन्नति हो गया। उद्गम, तो उत्धन गम अगर हम करें तो संध के नियम से वह द हो जाता है, उद्गम, उत्साह, ठीक। उप, उप का अर्थ भी हम जब उपसर्ग बता रहे थे तभी समझाए थे, समीपता, सहायक, गौण, गौण मतलब थोड़ा उससे छोटा, जैसे उपकार, उपकूल, अब यहाँ कुल का क्या अर्थ है, कुल माने किनारा, कुल का मतलब किनारा, उपकूल का मतलब किनारे के पास, समीप। उपदेश, उपमंत्री, अब उपमंत्री का मतलब मंत्री, उपमंत्री यानी यहाँ गौण हो गया, छोटा, ठीक। दूर दूर, अब देखिए दशा और ग्रह में ध्यान दीजिए, दूर दूर, दुस दुस दुस, दरअसल यह एक ही है, इनको आप पढ़े होंगे विसर्ग संधि में है, तो इसी विसर्ग का कमाल है, यह र भी बनता है यानी दुर भी बनता है, यह दुस भी बनता है, दुस भी बनता है, या भी बनता है, तो यहां इसको दो भाग में ले लिया गया है, दूर दूर, और यह दुस, इसको अलग कर दिया गया है। यही विभाजन थोड़ा सा संख्या उपसर्गों की बढ़ा करके 22 कर देती है, और इसीलिए कुछ विद्वान 19 ही का मानते हैं, यानी ऐसे और शब्द भी आएंगे इसी तरह से कि उनको एक ही माना जा सकता है, तो उनका यह मानना है कि ये मूल तो इसी विसर्ग से ही आ रहे हैं, तो फिर इनको अलग क्यों माना जा रहा है, इसलिए वो संख्या 19 ही लिखते हैं,
ठीक। अब कुछ विद्वान इसको अलग अलग देख करके कहते हैं कि यह संख्या 22 है। अंतर इतना ही है, आप हड़बड़ाइए ना कि कहीं 19 लिखा है कहीं 22, बताते सब वही है। ठीक। जैसे अब दु है और दूर को एक में लेते हैं तो यह बुरा या कठिन जहां भाव आता है वहां लगता है। जैसे दुर्वस्था, यहाँ ध्यान देना, आप कभी शब्द के शुद्धि और अशुद्धि की बात आती है तो आप फंस जाते हैं। अक्सर देता है दुरावस्था, लोग कहते हैं दुरावस्था, गलत है, क्योंकि यह दुर, यहाँ देखिए हलंत है, और जब अवस्था आप जोड़ेंगे तो पूरा र बन करके दुर्वस्था बन जाता है। अब लोग क्या सोचते हैं कि वह दूर है और जोड़ दिया दूरा, गलत है। दुर्गुण, दुःसाध्य, दुर्लभ, ठीक, यही विसर्ग, कहीं विसर्ग रह जाता है और कहीं र बन जाता है, इसलिए दुहे और दूर ले लिए हैं। अब यही विसर्ग कहीं स बन जाता है तो यह स जब दंत स बनता है, ठीक, यही जब आगे च वर्ग आ जाता है या तालव्य स आ जाए तो यही दंत स तालव्य स बन जाता है। इस दंत स के बाद अगर ट वर्ग आ जाए या मूर्धन्य स आ जाए तो यही स बन जाता है, इसलिए इनको एक में रख लिया गया और है इसी विसर्ग का एक है। ठीक। तो अब इनका जहां यह लग जाए तो यही अर्थ वहां भी निकलता है, बुरा कठिन, बुरा कठिन अर्थ वही देता है, इसलिए कुछ विद्वान इसको एक ही मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, साहस में दुस जुड़ा हुआ है, दुष्चरित्र, अब चरित्र में दुस, यही दंत से जुड़ा हुआ है, लेकिन च सामने आने के नाते विसर्ग में जो संधि में जो आप नियम पढ़े होंगे कि स का दंत सा हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है अगर च सामने आए तो दुष्चरित्र हो गया। अब दुष्कर्म इसी तरह से वही दंत सा यहाँ मूर्धन्य सा बना है। अब नी उपसर्ग जहां लगता है वहां नीचे का भाव आता है, ठीक, या भीतर का, जैसे निकृष्ट, अब कृष्ट किया हुआ, निकृष्ट आ गया ना, छोटा का भाव, निष्ठा का भाव। निबंध, बंध, निबंध, नियुक्ति, युक्ति में नी जुड़ गया, नियुक्ति। अब यह जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें शब्दों को दे करके बताएंगे, अभ्यास कराएंगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। निदान, दान, निदान, निधन, दान। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इसके साथ लेना हो ले लीजिए। हाँ देखिए, निह निस, ठीक, यह भी वही विसर्ग, अगर आप विसर्ग संधि पढ़े होंगे तो उसी का खेल है सब। यही विसर्ग निस भी बन जाता है और नीर भी, ठीक, यहाँ दो अलग अलग मान लिए हैं, इसको दो अलग अलग उपसर्ग मान लिए हैं। तो निह और निस का जहां इनका प्रयोग हो तो बिना या बाहर या निषेध अर्थ लगता है, जैसे निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, ठीक, निस्तारण मतलब निस्तारण, यहाँ निस लग गया है, निस्तारण। फिर चलते हैं निर का भी वही अर्थ, बिना बाहर निषेध, यही विसर्ग ही है जो र बनता है, स बनता है, ठीक, तो वही अर्थ लगेगा। जैसे निर्वास, निर्दोष, निरपराध, यहाँ ध्यान दीजिए, शुद्ध अशुद्ध जब आपको पहचानना पड़ता है तो आप अगर ये सब नियम जानते हैं तो परेशान नहीं होंगे। आप अक्सर लोगों को बोलते सुनेंगे निरापराध मारा उसने, निरापराध गलत है, निर्धन अपराध। अब यह निर जिसमें हलंत है और अ जोड़ेंगे आप तब पूरा र बन जाएगा निरपराध। इसमें रटने की आपको क्या जरूरत है? अब आपको अब इस तरह समझाया जाएगा, कोई समझाए निरपराध गलत है, निरापराध गलत शब्द है, निरपराध सही है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहेंगे हाँ रखिए इसको जल्दी से, निरपराध सही है, निरापराध गलत है। भैया आप अगर व्याकरण को थोड़ा सा भी देखे हैं, समझे हैं, तो ये चीजें रटने की नहीं है, इनको आप बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक, कि ये निर उपसर्ग से बना है, अपराध जुड़ा है तो निरपराध बन जाएगा, बात खत्म। अब परा,
परा का जहां हो वहां पीछे उल्टा नाश यह सब भाव आता है। जैसे पराजय, अब जय के पहले परा, परा उपसर्ग हो गया, पराजय सीधे उल्टा अर्थ लग गया इसका। परामर्श, पराभव, ठीक। अब परि, परि जहां आता है उसका अर्थ होता है चारों ओर। जैसे परिक्रमा, अब परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, यानी इसका मतलब चारों ओर क्रमण करना यानी घूमना। परिगत, परिगत का मतलब चारों ओर से जो गया हुआ हो। जैसे परिगत चतुर्भुज, चतुर्भुज के परिगत वृत्त, त्रिभुज के परिगत वृत्त आप सुने होंगे। पर्यावरण, ठीक, यह भी शब्द बहुत बढ़िया है। परिधन आवरण, यानी आपके चारों ओर जो कुछ है, ठीक, जिससे आप घिरे हुए हैं चारों ओर से, वही है पर्यावरण। प्र उपसर्ग लगता है थोड़ा सा उसमें और अधिकता लाने के लिए या आगे के भाव में, जैसे प्रख्यात। अब ख्यात का मतलब आप जानते हैं प्रसिद्ध होता है, प्रख्यात उसको थोड़ा जोरदार बना दिया गया। प्रकाश, प्रलय, अब जैसे प्रलय में, अब लय, लय का मतलब नाश होना, अब उसी में प्र लग गया, प्रलय, इसका मतलब थोड़ा सा जोरदार बन गया, अधिकता आ गई उसमें। अब प्रत, प्रत के जहां लगता है तो इसका अर्थ विलोम भी बना देता है, उल्टा भी, और प्रत्येक या और, जैसे प्रतिक्षण। अब प्रतिक्षण में तो प्रत्येक अर्थ है, इसका मतलब प्रत्येक क्षण। प्रतिकूल, प्रतिवादी, ठीक। अब प्रतिवादी में आप देखिए तो वादी, प्रतिवादी, यहां उल्टा बना दिया, ठीक, विलोम शब्द बना दिया। और वी जहां लगा रहता है वहां बिना, अलग, विशेषता यह होता है। जैसे विज्ञान, अब ज्ञान वी हो गया है, विज्ञान, यानी यहां विशेषता आ जाएगी, विशिष्ट ज्ञान। विदेश, देश, विदेश, ठीक। अब अलग एक विपरीत अर्थ दे देता है। विवाद, वाद, विवाद, अब वाद में और विशेषता ला देता है तो विवाद। ऐसे वादी, प्रतिवादी, ठीक, या उल्टा बन जाएगा बिल्कुल। कौन सा चल रहा था, विनाश, नाश में वी उपसर्ग लग गया और विशिष्टता आ गई, विनाश। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का अर्थ होता है भली प्रकार, अच्छी तरह या पूर्ण संयोग। सम उपसर्ग लगा है संतोष। अब देखिए अगर आप इसको इस तरह से पढ़े नहीं है, अब पेपर में तो वैसे भी प्रश्न मैं देखता हूं तो थोड़ा उतनी चालाकी नहीं बरतते हैं वो लोग। अगर संतोष दे दे तो पता नहीं कितने लोग छितर आ जाएंगे, और बस विकल्प में एक चीज दे दे सन उपसर्ग, और तोष कर दे तो सबके सब कहेंगे अब इससे बढ़िया क्या, यही सही हो जाएगा उनके लिए। लेकिन सच में यह समतोष है। यह म जो है वह मो अनुस्वारस के नियम से अनुस्वार बन गया है, संतोष। और उच्चारण जो है उसका अनुस्वार का तब वही करते हैं जो सामने शब्द या वो वर्ण आए उसका जो अंतिम, उस वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा। यानी आगे त है तो त का अंतिम वर्ण न होगा तो इसका उच्चारण न करेंगे, संतोष। एक वीडियो में दिया था अनुस्वार का खेल, उसमें यह सब विधिवत बताया था, बहुत मजेदार वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। संन्यास, अब शुद्ध अशुद्ध वाले में इस पर भी आप सचेत हो जाइए, नहीं अलग से पढ़ेंगे ना तो खूब ढोल बजाएंगे, अरे संन्यास कैसे लिखा जाता है बताओ जरा। संन्यास तो ऐसे लिखा जाता है, हाँ, ऊपर जो है यहाँ एक बिंदु भी रहेगा, न भी रहेगा, हाँ भैया रहेगा, ठीक। अधिकांश लोग इसमें भ्रमित होते हैं। दरअसल यह है क्या, यह है सम धनन्यास, हो गया। अब यही म अनुस्वार बनकर स के ऊपर आ गया है, न्यास अपना बना हुआ है संन्यास, तो शुद्ध शुद्ध शब्द के लिए भी यह उचित है, आप तैयार रखें। संरक्षण, वही सम धन रक्षण। ऐसा उदाहरण लिया हो जिसमें कहीं म नहीं आया था, लेकिन म भी आ जा सकता है, संबंध, ठीक, तो संभावना, तो इस तरह से। अब सु लगता है सुंदरता के लिए, अच्छा के लिए,
ठीक, जैसे सुकर्म अच्छा कर्म, सुजन अच्छा व्यक्ति, सुगम, ठीक। अन उपसर्ग, अन लगता है दरअसल बुराई के लिए, नहीं के लिए, माने विलोम शब्द बना देता है। जैसे आचार, आचार में आप अन जोड़ेंगे तो अनाचार, ठीक। जैसे अनावरण, अन धन आवरण, अनावरण, ठीक। आशा है इसको आप समझ गए, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के 22 उपसर्ग हो गए, अब हिंदी के 10 उपसर्ग हैं, ठीक। तो अ या अन, उसमें देखिए संस्कृत में जो अन था वहां ना, यहाँ हलंत था, ठीक, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो अ अन, इसका भाव निकलता है निषेध का भाव, ठीक। जैसे अगाध, अनजान, अनमोल, अमूल्य, यह सब यानी निषेध का भाव होता है, इसमें विपरीत अर्थ दे देते हैं। अध, अध जहां लग जाता है उपसर्ग वहां आधे या अपूर्ण का भाव होता है। जैसे आप कहते हैं क्या हम अधपका है, अधपका, अधपका का मतलब आधा पका, तो कोई जरूरी नहीं कि आधा पका, यानी अर्ध माने अपूर्ण है वो पकने में, अपूर्ण पका। अधमरा, अधजला, ठीक। ऊन, ऊन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, जहां ऊन लग जाए तो आप जान लीजिए कि एक कम। इसी से बना है बेटा, यहां समझ लो 19, 19 का मतलब होता है एक कम 20, उसी को कहते हैं 19। उन मतलब कम, ठीक। संस्कृत में बढ़िया तरीके से समझ में आता है जब वहां होता है 19, माने एक कम 20 यानी 19। हिंदी में 19 लिखते हैं। इसी तरह से 29 बनता है एक कम 30, 39 एक कम 40, 49 एक कम 50, 59 एक कम 60, 69 एक कम 70, 79। अब समझ गए होंगे आप, ठीक। आओ आओ, अव या अव, ये हिंता या निषेध का भाव देता है। जैसे अवगुण, तो अवगुण लिखते हैं या अवगुण भी कह देते हैं, अवगुण, या शुद्ध लिखते हैं इसको तो अवगुण। जब अवगुण करते हैं तब यह संस्कृत का अव बन जाता है, ठीक। अवसर या अवसर, अब दु का प्रयोग करते हैं जहां बुरा या हीन भाव आता है। जैसे दुकाल, काल माने समय, दुकाल का मतलब हुआ बुरा समय। दुबला माने बल, बला के पहले दू लगा है, यानी यहाँ हीनता का भाव आ गया, यानी कम बल वाला, ठीक, यानी दुबला। अब नी का मतलब जहां लगता है वहां अभाव अर्थ होता है। नी जहां लगता है वहां अभाव, निषेध या विशेष का अर्थ होता है। जैसे निडर यानी डर का अभाव, डर के बिना, निकम्मा, निहत्था, इस तरह से। बिन जहां लग वहां लगता है जहां निषेध का भाव हो। जैसे बिन जाना बिना जाना हुआ, बिन देखा बिना देखा हुआ, ठीक। बिन ब्याह बिना ब्याह के। भर का प्रयोग वहां होता है जहां ठीक या पूरा अर्थ हो। जैसे भर पेट, भरसक, भरपूर। कु और क, कु या क लगता है जहां बुरा या हीन हो। जैसे कुपात माने अच्छा पात्र जो न हो, कुपात। कुपुत्र जो अच्छा पुत्र न हो, कुपुत्र। कुकर्म, कपूत, कपूत का मतलब भी कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। सुस, सुयस, यह श्रेष्ठ या साथ के भाव में होता है। जैसे सुपात्र, सुंदर पात्र, अच्छा पात्र। सपूत, सुंदर पुत्र। सुपुत्र जो सपूत वही सुपुत्र, अर्थ एक ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब उर्दू के उपसर्ग, इसमें अरबी फारसी के भी हैं, तो वे सब उर्दू के उपसर्ग कहे जाते हैं। ये इनकी संख्या 19 है। चलिए अल, अल लगता है जहां निश्चित हो। जैसे अलगरज, अलबत्ता, ठीक। आयन, आयन का जहां होता है वहां ठीक या पूरा भाव होता है। जैसे ऐन वक्त, और ऐन वक्त पर मेरी मदद की, यानी ठीक वक्त पर, ठीक। जैसे ऐन जवानी। कम, कम वहां लगता है जहां थोड़ा या हीन का भाव। अब ध्यान दीजिए, आप हिंदी
उपसर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, उर्दू उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कम उम्र, कम सीन, यह खुश, खुश वहां लगता है जहां अच्छा या शुभ का भाव, जैसे खुश नसीब, खुशबू, खुश दिल, यह सब। गैर, गैर लगता है जहां भिन्न या विरुद्धार्थ हो, जैसे गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी, यह सब। दर, दर का अर्थ होता है, दर जहां लगता है वहां अर्थ निकलता है में, जैसे दरकार, दरमियान। ठीक, ना, ना लगता है तो अभाव का अर्थ होता है, जैसे पसंद में ना लग गया तो ना पसंद, यानी पसंद का अभाव। नामुमकिन, मुमकिन का अभाव। नाराज, ठीक, इसी तरह से राज मतलब राजी होना, पसंद, और ना लग गया है। फिल, अब फिल देखेंगे, जैसे फिलहाल। ठीक, ब, ब वहां लगता है जहां अनुसार, में, से, और ये सब अर्थ निकालना हो, जैसे बनाम, बदस्तूर, बदौलत। ठीक, अब ब दस्तूर, दस्तूर अलग है, ब दस्तूर, ब दौलत। ठीक, अब बद, बद लगता है जहां बुरा या अशुभ हो, जैसे बदनाम, नाम में लग गया तो बदनाम, नाम का जस्ट विलोम, बदनाम। ठीक, वैसे आजकल बदनाम होने पर ही नाम होता है। वो गाना सुने हैं आप ना, कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। बिना बदनाम हुए नाम नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके दोषी हम ही आप हैं। कुछ ऐसा कर दीजिए विचित्र सा, फिर देखिए एक दिन में रातों रात आप स्टार बन जाएंगे। बद, ऐसा बदकिस्मत, बदबू, अब बदकिस्मत माने बुरा किस्मत, बुरी किस्मत। बदबू, बू माने गंध, बदबू दुर्गंध, बुरा गंध। चलिए आगे, चलिए। बर, बर लगता है जहां ऊपर या पर का भाव, जैसे बर वक्त, बर्खास्त, बरतरफ। बिल, बिल का प्रयोग जहां होता है वहां साथ या से का भाव होता है, जैसे बिल्कुल। ठीक, बिला, बिला का उपयोग वहां होता है जहां बिना का भाव हो, जैसे बिला कुसूर। इसी लोग अक्सर बिना कसूर कहते हैं, लेकिन सही बिला कुसूर। भाव वही होता है बिना कुसूर का, जो वही बिला कुसूर। बिला वजह, लेकिन अक्सर आप देखेंगे लोग बोलते हैं बिना वजह। ठीक, क्योंकि अर्थ वही देता है, होना चाहिए बिला वजह। बा, बा साथ या अनुसार, जैसे बाकायदा, कायदा के साथ। बा कलम, कलम के साथ। ठीक, बा तमीज, तमीज के साथ। बे, बे का अर्थ होता है बिना, यह भी अर्थ वही होता है, जैसे बे ईमान, बिना ईमान का। बेवकूफ, बिना वकूफ का। बेतरतीब, बिना तरतीब का। ठीक, ला, ला का अर्थ भी बिना या निषेध होता है, जैसे ला वारिस, बिना वारिस के। ला जवाब, बिना जवाब का। ला इलाज, बिना इलाज का। ठीक, सर, मुखिया श्रेष्ठ के लिए, जैसे सरकार, सरताज, सरनाम, ये सब शब्द बनते हैं। हम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां साथी का, साथ होने का भाव हो। ठीक, यह समझ, जैसे हम सफर, अब अगर दो लोग जा रहे हैं एक साथ यात्रा पे सफर कर रहे हैं तो एक दूसरे के हम सफर कहे जाएंगे। हम बिस्तर। ठीक, अगर दो लोग एक साथ हैं बिस्तर पे तो हम बिस्तर। अब हर, प्रत्येक, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर रोज। ठीक, हर साल, हर चीज। इस तरह से स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो ले लीजिए।